लेट पुट द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमने जो है वो टॉपिक जो आज पढ़ना था वो है आपका जो है वो अप्रोचेस टू सेलिंग प्रोडक्ट। अप्रोचेस टू सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये 4 तरह की अप्रोचेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो तरीकाकार है वो है सेल्स ओरिएंटेशन का। फिर मेथड है आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। और लास्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका मार्केट ओरिएंटेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम करते हैं सेल्स ओरिएंटेशन से काम का आगाज करते हैं। तो देखिए ओरिएंटेशन से मुराद हम लेते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। इस बिजनेस इज वन ऑफ हैज अडॉप्टेड अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है इसके अंदर, सेल्स है, प्रोडक्शन है, और सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है सेल्स ओरिएंटेशन। सेल्स ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक रवायती सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि मेजर टास्क जो है वो है परसुएसिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन, ताकि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके कस्टमर के आगे। तो इसको हम कहते हैं ये सेल्स ओरिएंटेशन है। जैसा कि अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो एक थोड़ा सा आपको थीम समझ आता है कि बुनियादी आइडिया ये है कि आप सेल करना चाहते हैं, ज्यादा चीजों को कस्टमर के आगे बेचना चाहते हैं। तो यू वांट टू सेल द गुड्स इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर के आगे आप चीजों को बेचना चाहते हैं। तो इसके अंदर बुनियादी आइडिया ये है कि यू वांट्स टू मेक इन कांटेक्ट, यानी बेसिकली कस्टमर कम्युनिकेशन बेसिकली है, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसको सेल्स ओरिएंटेशन कहते हैं। सेल्स टीम एंड सेल्स मैनेजर इज फोकल पॉइंट ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस में सेल्स टीम और सेल मैनेजर जो है फोकल पॉइंट हैं, जिनका काम यह है कि चीजों को बेचना, सेल करना। और इस अप्रोच में हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट पहले से डिजाइन है, चीजें पहले से हो चुकी हैं, हमारा काम जो है वो सिर्फ एक ही अप्रोच है कि जो है इसको बेचो। तो बिलीफ इन गुड सेल्स टीम, यानी इनके नजदीक ये है कि अगर आपके पास अच्छी सेलिंग स्किल है तो आप जो है वो किसी भी चीज को बआसानी बेच सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लुएंशियल method of inspiring the customer and make him his mind to buy this, कि यहाँ पे जो आर्ट है वो ये है कि कस्टमर का ब्रेन जो है उसको वॉश करना है और उसको इस काबिल करना है या उसको इस तरफ कन्वर्ट करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। बुनियादी चीज ये है। तो ऑर्गेनाइजेशन सेट अबाउट इंक्रीजिंग डिमांड, इन्वेस्टिंग हैवीली ऑन सेल्स टेक्निक। यहाँ पे फर्म एक बड़ा पैसा लगाती है सेल्स टेक्निक के ऊपर, पर्टिकुलरली पर्सनल सेलिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द प्रोडक्शन एंड ब्रांडिंग। प्रोडक्शन और ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करती है। यानी यहाँ मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो हमने हर सूरत बेचना है, जल्दी से अग्रेसिवली मार्केट को कूप अप करना है, मार्केट को कैप्चर करना है, और जितनी जल्दी हो सके वाया एडवर्टाइजिंग, वाया प्रमोशन, वाया पर्सनल सेलिंग हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट के कोने कोने तक पहुंचा देना है। और जितनी जल्दी हो सके
मार्केट को कैप्चर करना। तो ये है सेल्स ओरिएंटेशन, जज्बाती किस्म का फैसला है। बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ जाना, बड़ी सेल्स बजट के साथ जाना, बड़ी टीम के साथ जाना और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, ये बुनियादी आइडिया है सेल्स ओरिएंटेशन का। हाँ, इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, उस पर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि ये मोस्ट एग्रेसिव अप्रोच है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि क्या हमें ये बात समझ आई है इस अप्रोच में ड्रॉबैक क्या है। देखिए, इस अप्रोच का ड्रॉबैक जो है वो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इस अप्रोच में कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट नहीं की गई कि कस्टमर की नीड को समझा जाए। यानी सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि कस्टमर की नीड को नहीं समझा गया टू क्रिएट प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई देम। आपने डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बनाया है और उसको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात यह है दूसरी चीज जो है वो ये है कि एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलाइज ऑन इंटेंसिव सेल्स टेक्निक, जिसकी वजह से इंटेंसिव सेल्स टेक्निक पे बेस करना पड़ा और इसका इम्पैक्ट जो है वो है आपका एक बहुत बड़ा बजट ऑफ सेल्स का बजट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ा, ठीक है जी। और आपको बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ा। एक तो बात है। अब एक बात इसके अंदर और नजर आती है कि ये तो ठीक है कि सिस्टमेटिकली कस्टमर नीड असेस ही नहीं की गई, उसके बाद आपने ये देखा ही नहीं कि रिलाय किस पे कर रहे हो, आप इंटेंसिवली सेल्स टेक्निक की तरफ चले गए, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई वे आउट हो सकता था और एक बड़ा बजट खर्च कर दिया। लेकिन एक बात है कि वंस आप सेल्स करने में कामयाब हो गए, वंस यू सक्सेसफुल इन सेल्स, अगर आप सक्सेसफुल हो गए सेल्स करने में तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? क्यों बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट्स में बताइए कि अगर आप सेल्स करने में कामयाब हो गए, तो आपके जवाब बिल्कुल ठीक है कि नो बिल्कुल ठीक जवाब है। उसकी वजह यह है कि इन केस बहुत लकी हुए कि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये शायद कस्टमर इसको इतना लाइक ना करे, डिसलाइक करे। तो होगा इसका इम्पैक्ट ये कि आप ये जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो 3 से 4 लोगों से जाके कहता है कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इसे खरीद लो। लेकिन डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो कम से कम जाके जो है वो 10 से 15 लोगों को कहता है कि ये चीज ना लेना, इसलिए कि पेन में लोग ज्यादा चिल्लाते हैं और सेटिस्फैक्शन में लोग मस्त हो जाते हैं। तो जो बंदा मस्त है वो कम लोगों को बताएगा, लेकिन जिसको तकलीफ है वो बड़ा शोर मचाएगा। लिहाजा पेन में लोग ज्यादा चिल्लाएंगे और नतीजा ये होगा कि दोबारा आपका ये प्रोडक्ट पिट जाएगा। ये इसका अग्रेसिव मसले का नुकसान हो सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टोयोटा है, इसी तरह जो है वो बड़ी कंपनीज हैं, BMW हैं, ये बड़े एहतियात से अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो पहले एक कंट्रोल्ड मार्केट में लेके आते हैं। यानी जहां तक मैंने पढ़ा और समझा है कि टोयोटा सेवरू के नाम से गाड़ी में वो इनोवेशन करता है जो टोयोटा में लाना चाहता है, लेकिन एक छोटे सैंपल को बना के एक छोटी मार्केट में पहले बेचता है और वहां से फीडबैक लेने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो आगे अपडेट करता है। इस तरह वो अपना ब्रांड इमेज जो है वो बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता है। लेकिन ये जो टेक्निक है इसके अंदर ब्रांड बन भी तो
कम ही सकता है, लेकिन ब्रांड जो है वो पिट बहुत ज़्यादा सकता है। लिहाजा ये एक सीरियस इशू है। अगर हमें किसी अच्छे तरीके से इसे चलाना है तो हमें इसको यकीनन एक बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो मैं ये बता रहा था कि पहली बात तो ये है कि इस अप्रोच में आप बेचने तो चल पड़े, लेकिन सिस्टमैटिकली प्रोडक्ट बनाने से पहले कस्टमर की नीड एनालिसिस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरी बात जो है उसके अंदर ये हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सेल्स जब की तो उसके लिए सेल्स बजट भी बड़ा रखना पड़ा, सेल्स टीम भी बड़ी रखनी पड़ी, तो आपने एक बड़ा खर्चा कर दिया, आपने एक बहुत बड़ा खर्चा कर दिया। तो ये आपके लिए खासा बड़ा एक्सपेंस होगा, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि अगर गलती से ये प्रोडक्ट कस्टमर ने एक्सेप्ट ना किया और आपने एग्रेसिव मार्केट कर दी, तो जितनी तेजी से आप जा रहे हैं उससे डबल तेजी से आप पिट जाएंगे। और मैंने उसकी मिसाल दी कि सेटिस्फाइड वर्कर अकॉर्डिंग टू रिसर्च 3 से 4 लोगों को कहता है ये प्रोडक्ट अच्छा खरीद लो, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो 10 से 15 लोगों को रोकता है कि ये प्रोडक्ट ना लेना, क्योंकि जो लोग पेन में होते हैं वो ज्यादा चिल्लाते हैं। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपसे राय लेते हैं, और अगर आपको समझ आया तो एक जी लिख के एंटर कर दीजिए ताकि मेरी तसल्ली हो। के ऊपर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो है ये हमारा दूसरी टेक्निक है प्रोडक्शन की, या सॉरी मार्केटिंग की, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को खूब बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप करते हैं और एक्सेसिव सेल्स एफर्ट करके कस्टमर तक प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये अप्रोच खासी पुरानी है, ये कॉलोनियल सिस्टम की अप्रोच है। कॉलोनियल सिस्टम में प्रोडक्ट्स होते ही बड़े रवायती थे, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमूमी तौर पर जानने की ज़रूरत ही नहीं होती कि कस्टमर को चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पे बुनियादी ज़रूरत की अशिया, चीनी हो गई, वीट हो गई, दाल हो गई, तो ये वो चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड बात है कि ये चीज़ें ज़रूरत की ही होती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लोग जो हैं वो इसको मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं और एक बड़ी कैपेबिलिटी के साथ। इसमें आर्ट ये है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो और दूसरी बात ये है कि आपका कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड हो। अब जितनी कॉस्ट आप कम से कम रखेंगे उतना आप ज्यादा कामयाब होंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, ये बेसिकली प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं, वो आगे चल के आएगी। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है बेसिकली टेक्निक। इस टेक्निक में हम ये करते हैं कि बिजनेस फोकस करता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे। एक बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप कर लिया जाता है जिसके अंदर एक प्लांट, एक सिस्टम ले आते हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर एग्रेसिव सेल्स की जाती है और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स में होता है जिन प्रोडक्ट्स में अंडरस्टूड बात है कि डिमांड पहले से मौजूद है, जैसे दाल हो गई, गन्ना हो गया, चावल हो गए, शुगर हो गई, सीमेंट हो गया, इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें वो अंडरस्टूड बात है। तो इसमें टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि सबसे पहली बात ये कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और जो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल पे हो जहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, यानी आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, कम से कम कॉस्ट है, और जब कॉस्ट कम से कम आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो प्लांट ऐसा हो जो कॉस्ट कम से कम बेयर करे। दूसरी बात यह है कि द अप्रोच वर्क्स व्हेन मार्केटिंग इज ग्रोइंग मोर रैपिडली। ये आमतौर पे उस वक्त किया जाता है जब मार्केट में ग्रोथ हो। तो मार्केट ग्रोथ हो तो
आपको पता है मार्केट एक्सटेंड हो रही है तो डिमांड बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल है मोबाइल मार्केट। शुरू हुए इसको सन 1990 से शुरू हुई है मार्केट और आज 5 करोड़ कंज्यूमर्स पर मुश्तमिल है और अभी भी ये मार्केट ग्रो कर रही है। तो अगर मार्केट ग्रो कर रही हो तो फिर कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान में इसी तरह फूड की मार्केट इसकी एग्जांपल है। पाकिस्तान की आबादी सिर्फ इस खित्ते की पाकिस्तान बनने के वक्त 6 करोड़ थी और आज तकरीबन 22 करोड़ है। तो मार्केट बढ़ती चली जा रही है, घरों की डिमांड, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसी जगह पे ये बड़ी कारगर टेक्निक होती है। दूसरी चीज है ए मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू परस्यू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यहाँ पे जो सबसे अहम काम ये है कि प्रोडक्शन जो है बेहतर की जाए और डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए आपकी। यानी आप हाँ बाय एयर यूज ना करें, बाय एयर यूज करेंगे खर्चा ज्यादा आएगा। शिप यूज करें, ट्रेन यूज करें। जस्ट अ मोमेंट जी, 1 मिनट रुकना पड़ेगा हमें। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर फर्म एक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप करती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देती है और फिर इस मैन्युफैक्चरिंग को वो अग्रेसिव सेल से मैनेज करती है। अगर कोई कहे कि सर इतनी प्रोडक्शन जाएगी कहाँ, तो मैंने पहले अर्ज किया कि ये ऐसी मार्केट में होती है जहां ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड पहले से मौजूद है बहुत ज्यादा। मैंने मिसाल दी दाल की, चावल का कारखाना, दाल का, सीमेंट का, स्टील का, तो ये ऐसे कारखाने होते हैं। अब जहां तक ताल्लुक है इसका कि ये हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं ताकि कॉस्ट कम से कम हो। आप जानते हैं कि जब ज्यादा बड़े वॉल्यूम में चीज खरीदी जाए, मटेरियल खरीदा जाए, सस्ता मिलेगा। जब ज्यादा बड़े पैमाने प्रोडक्शन की जाए कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट कम हो जाएगी मुनाफा ज्यादा मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ ये होगा कि अप्रोच जो है वो ये है कि मार्केट रैपिडली ग्रो कर रही हो। तो मैंने कहा कि आप पाकिस्तान की मार्केट की मिसाल ले लीजिए, फूड मार्केट की ही ले लें। तो जब पाकिस्तान बना तो ये जो खित्ता है पाकिस्तान का, इसकी आबादी 6 करोड़ या 8 करोड़ थी, आज इसकी आबादी 22 करोड़ से ऊपर, तो ग्रो ही हो रही है। उसके बाद फिर इसीलिए सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड हमेशा बढ़ी है। ए मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू परस्यू इम्प्रूव प्रोडक्शन। एक ही काम बड़ा इनका ये है कि मेजर काम ये है कि एक तो प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव करो और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा महंगी ना पड़े, यानी चीज कस्टमर तक पहुंचाने का सस्ता तरीका निकाला जाए। ट्रक के जरिए भेजो, ट्रेन के जरिए भेजो, लेकिन बाय एयर ना भेजो ताकि महंगा काम ना पड़े, चीज सस्ती पड़े, तो फिर काम बनता है जी। तो अब यहां पे भी सवाल पूछ लिया जाए कि क्या ये बात आपको समझ आई है। जी बच्चों, इसके ड्रॉबैक भी देखने पड़ेंगे। ड्रॉबैक कितने? अब ड्रॉबैक की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो इसके अंदर ये है कि अक्सर प्रोडक्शन जो है जब ज्यादा अग्रेसिवली की जाती है और फिर अगर कंपटीशन भी आ जाए तो फिर डिमांड अक्सर प्रोडक्शन एक्सीड कर जाती है डिमांड से। यानी आप ये कह सकते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है कि आप सप्लाई बहुत ज्यादा कर देते हैं और सप्लाई ज्यादा करने से अल्टीमेटली मार्केट में सरप्लस माल चला जाता है या सरप्लस माल स्टॉक में फंस जाता है। नतीजा ये कि हम ओवर प्रोडक्शन करके बैठ जाते हैं। यानी प्रोडक्शन तो अच्छी चीज है लेकिन ओवर प्रोडक्शन तो अच्छी चीज नहीं है। क्या हाल? तो प्रोडक्शन तो अच्छी चीज है लेकिन ओवर प्रोडक्शन तो अच्छी चीज नहीं है, तो हम ओवर प्रोडक्शन करके बैठ जाते हैं। एक तो नुकसान है। दूसरा मसला इसके अंदर जो है वो ये आ जाता है कि जनाब जो है वो ये अप्रोच जो है, द अप्रोच डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कस्टमर प्रेफरेंसेस। ये जो
अप्रोच है कस्टमर प्रेफरेंसेस को जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाती। तो आप ये कह सकते हैं टेक इनटू अकाउंट कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये कस्टमर प्रेफरेंसेस को काउंट नहीं कर पाती। ये वही ड्रॉबैक है जो पिछली वाली अप्रोच का था कि आप चीज़ बना के बेच तो रहे लेकिन कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर किस तरह के फीचर इसमें चाहता है, ठीक है, इसके अंदर कस्टमर को कोई एडिशनल चीज़ चाहिए है या उसकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं पता होती। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इनिशियल रिसर्च है, जो इनिशियल रिव्यू होना चाहिए या कस्टमर फीडबैक होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आता। बस एक प्रोडक्शन करने की जल्दी है, माल बड़े से पैमाने पे बनाने की पसूड़ी पड़ी हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पे आइडिया क्या है, करना क्या है, कुछ ऐसा वाज़िया नजर नहीं आता कि इसमें आपका एम क्या है। तो ये एक सीरियस ड्रॉबैक है। जरा अजान सुन लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। तो हमने ये कहा कि जी बुनियादी तौर पे अगर आप देखें ना तो ये चीज़ बड़ी नज़र आती है इसके अंदर कि कस्टमर की कोई पूछगिछ नहीं हुई कि वो उसको क्या चाहिए, आपने बस एक जल्दी थी प्रोडक्शन की वो करके आपने मार्केट में माल रख दिया, ठीक है। और अक्सर औकात कस्टमर के जब वो होता है, कस्टमर तो पूरा पैकेज चाहता है, जब उसे नहीं मिलता तो उसे लोअर क्वालिटी डिक्लेयर कर देता है। तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है, फिर माल पड़ा रहता है और वो फिर बिकता नहीं है। बहरहाल तो ये सूरत हाल बन जाती है। अब यहाँ पे जो आपने सुना, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन पे बात करते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में हम जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी सोच के तहत या अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत, और हम जो है इसको एक ऑप्टिमम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। इस ऑप्टिमम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में हम ये सोचते हैं कि एक एक्सटेंसिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लेकर आएंगे और हम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और हम इसके अंदर वो फीचर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे नज़दीक बड़े वर्थवाइल होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच के अंदर जितनी भी सोच है वो कस्टमर की नहीं होती। ये सोच कस्टमर की थॉट को परसीव करके एक इंजीनियर जो है वो या एक डिजाइनर जो है वो एक प्रोडक्ट में ऐड करता है। ज्यादातर चांस ये होता है कि शायद इंजीनियर उस कस्टमर की जो थॉट है उसको सही से प्रोवोक ना कर सके, इसलिए रिस्क फैक्टर खासा हाई होता है। और अगर वो प्रोवोक कर भी ले तो एक खतरा फिर भी मौजूद रहता है, और वो ये रहता है कि अगर कस्टमर ने रियलाइज ना किया कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो सारी की सारी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो मैं इसको यूं कहता हूं कि इसमें एक कंपनी जो है एक प्रोडक्ट डिजाइन करती है जो उनके नज़दीक कस्टमर के लिए बड़ा वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन जो उनके नज़दीक कस्टमर के लिए बड़ा वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर जो है वो इसकी वर्थ करेगा नहीं करेगा, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। लिहाजा अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंजीनियर या डिज़ाइनर अपनी तरफ से तो बड़ा बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन मार्केट में जब जाता है तो कस्टमर इस फीचर को एक्सेप्ट नहीं करता, कस्टमर इस फीचर की कदर नहीं करता, वो इसको वैल्यू नहीं देता, तो ये सारी की सारी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। तो जो ड्रॉबैक हुआ वो क्या हुआ? ड्रॉबैक ये हुआ कि बिजनेस कंसंट्रेट ऑन इट्स प्रोडक्ट, रिजल्ट प्रोडक्ट मे और मे नॉट फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट, और फुलफिल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसके अंदर पाकिस्तान में कुछ एग्जांपल्स हैं।
पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लाया जी, गैस आयरन, बड़ा काम किया गया, लेकिन जब वो मार्केट में आया तो उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि कौन हर जगह पाइप की फिटिंग कराता फिर घर में। तो ये प्रोडक्ट कन्वीनियंट नहीं था, बनाने वाले ने बड़ा काम किया अपनी तरफ से, ठीक है जी, लेकिन इसकी सेल कोई इतनी खास मार्केट अचीव नहीं कर सकी। हालांकि कि कंपैरेटिवली फ्यूल कंजम्पशन के एतबार से ये प्रोडक्ट काफ़ी बेहतर था, यानी इकोनॉमिकल था, तो लीज कॉस्ट था, लेकिन येट डेट उसकी वो एक्सेप्टेंस ना मिली। इस तरह और कई प्रोडक्ट्स हैं अपनी तरफ से बड़े अच्छे बनाए गए, लेकिन कस्टमर ने उनको वैल्यू नहीं किया। अच्छा बच्चों, अब यह मार्केट ओरिएंटेशन एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम जो है वो मार्केट को असेस करते हैं, मार्केट को कस्टमर की नीड को वाया रिसर्च फाइंड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, और उसकी नीड को अंडरस्टैंड करने के बाद हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं या ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के लाते हैं। इसे कहते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, सेटिस्फाइंग, एक ऐसा मार्केटिंग प्रोसेस जो आइडेंटिफाइंग करता है, एंटिसिपेट करता है, सेटिस्फाइंग करता है कस्टमर रिक्वायरमेंट को। दिस इज रिटन बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, सिम, यूके। रिटर्न के जी, मैनेजमेंट का वो अमल जो रिस्पॉन्सिबल है कि आइडेंटिफाई करो, एंटिसिपेट करो और सेटिस्फाई करो कस्टमर नीड को मार्केट बेस के ऊपर कि उसे क्या पसंद है। कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट अप्रोच है, इस अप्रोच से किया गया काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। और उसकी रीज़न क्या बताई जाती है? रीज़न ये बताई जाती है कि आपने वो काम कर दिखाया जो कस्टमर को एक्चुअली रिक्वायर्ड था। जी बच्चों, तो यहाँ तक मैं सबसे पहले तो पूछता हूँ कि क्या मार्केट ओरिएंटेशन की बात समझ आई है कि कस्टमर की नीड को समझना है, इस नीड को समझने के लिए रिसर्च करनी है, सर्वे करना है, और फिर उसकी नीड को समझते हुए प्रोडक्ट बनाना है या ढूंढ के लाना है और उसकी मन मर्जी के मुताबिक काम करना है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मार्केट ओरिएंटेशन। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो क्या ये सब? अब इस अप्रोच में कंपैरेटिवली प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से खतरा कम है, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में आप खुद गेसवर्क से काम ले रहे हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर से नहीं पूछ रहे, आप अंदाजा कर रहे हैं कि ये चीज बड़ी अहम है और इसको चाहिए होगी, मेरा अंदाजा चाहिए होगी, और वो आपने बना दी। अब जब बना दी तो कस्टमर ने कदर नहीं की। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने कदम ब कदम उसके साथ रिसर्च में रहना है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। तो यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि यहाँ बिजनेस डेवलप कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं आप बेस ऑन द व्हाट इज गुड एट डूइंग, अच्छा क्या करने, और यहाँ पे बिजनेस रिस्पॉन्स कर रहा है कस्टमर नीड को, वांट्स को, डिजाइन कर रहा है प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। अब ये बड़ा फर्क है कि कहाँ एक एक चीज कस्टमर से पूछ के भी स्टीयरिंग कैसा चाहिए, स्पीडोमीटर कैसा चाहिए, सीट कैसी चाहिए, गियर स्टिक कैसी चाहिए, और कहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक चीज बना के बैठ गए और अब आप सोच रहे हैं कि यार है बड़ी अच्छी, लेगा कोई ना कोई, और फिर आप याद दिलाते रहे कि देखो इसमें ये भी है, ये भी है। तो कस्टमर हो सकता है कि उसकी वर्थ करे और कस्टमर हो सकता है कि उसकी वर्थ ना करे, लेकिन कस्टमर इस बात की जरूर वर्थ करेगा जो कि वो खुद कहता है कि होना चाहिए। तो ये मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच है विच इज अ बेस्ट अप्रोच फॉर सक्सेस टुडे, और आज दुनिया में ये सबसे कामयाब अप्रोच है। इसी की बुनियाद पे आप मार्केटिंग पढ़ें। अब बेनिफिट्स ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन क्या है? देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो इसके अंदर ये है कि कंपनी विद मार्केट ओरिएंटेशन बिलीव दैट, तो किस पे बिलीव करती है? शाबाश, इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? जी बच्चों, तो आपने सही कहा
बी मीटिंग कस्टमर नीड बेटर देन कंपेटिटर इन द की कॉर्पोरेट सक्सेस। ठीक है जी, तो कस्टमर नीड को मीट करना है, जो कस्टमर कह दे, सीधी सी बात है। ठीक है जी, और अगर सेल्स लेवल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन किया तो ये तो सेल्स अप्रोच हो गई। ठीक है जी, प्रोडक्ट गुड्स ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी, ये प्रोडक्ट अप्रोच हो गई। ठीक है जी, और प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एक्टिवली, ये भी वो सेल्स वाली अप्रोच हो गई। तो बेस्ट अप्रोच इज दिस वन। एनीवे, यहाँ पे आज का एक सेक्शन खत्म कर लेते हैं, यानी एक टॉपिक खत्म हो जाता है, तो मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ।